Hello everyone, welcome to INPS classes. Today's video is based on the questions जो आपको CUET एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. So very soon you all are going to appear इस एग्ज़ाम के लिए. तो I have designed some questions. हमने कुछ questions बनाए हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. So everyone knows by now कि 25 questions आपको एग्जाम में मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव क्वांट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. सो उसमें से डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको 12 से 15 क्वेश्चंस इंग्लिश पे बेस्ड मिल जाएंगे. सो इंग्लिश में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको हेल्प मिले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. उनमें ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स में सबसे पहले तो टेंसेस, वर्ब्स, एक्टिव पैसिव वॉइस तो डेफिनेटली आना चाहिए. इसके अलावा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक बार नरेशन ज़रूर पढ़ें. प्रेपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. सो आप इन अगर टॉपिक्स को ध्यान देते हैं सो डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. और अभी तक जितने भी लोग प्रेपरेशन कर रहे होंगे, एवरीबडी नोज कि इंग्लिश में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में. सो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. डेफिनेटली अब एट प्रेजेंट आप इतनी सारी वोकैबुलरी लर्न नहीं कर सकते हैं. सो हियर इट इज़ कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प करने के लिए कि आप इस एग्जाम में इंग्लिश के पोर्शन को कैसे देखें, कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ें और किस तरीके से इनको सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. मैंने इन क्वेश्चन को कुछ सीरीज में अरेंज किया हुआ है. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू अ कॉम्प्रिहेंशन. हम कॉम्प्रिहेंड करके क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं करने वाले हैं. आई विल डेफिनेटली इंक्लूड कॉम्प्रिहेंशन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मैं कुछ और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर इंक्लूड करूँगी. आज के वीडियो में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें मैं स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद फाइंडिंग एरर्स और उसके बाद वोकैब बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो है वो फिलर बेस्ड है. एग्जाम में सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स दोनों ही आते हैं. सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स का मतलब है सिंगल ब्लैंक होगा या फिर डबल ब्लैंक होगा. तो सिंगल ब्लैंक वाला क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है. डबल फिलर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सिंगल ब्लैंक क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इस वजह से उसी हिसाब से प्रेपरेशन करते हुए आई हैव डिजाइन सम क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस बैग इज डैश हैवी टू बी लिफ्टेड. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपिक सही जज करते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ें, और अगर टॉपिक सही है तो आपका ऑप्शन भी सही ही होगा, आंसर करेक्ट ही होगा. लेकिन अगर आप टॉपिक चेक करने में या फिर किस एक पार्ट में एरर है वो चेक करने में चूक जाते हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता है. सो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, एक ही बार में सही से पढ़ें, और मतलब एकदम से आप ये कोशिश ना करें कि अगर पेपर बहुत इजी आया है तो फिर आप उसी हिसाब से जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जितना आप जल्दी करते हैं टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा हो सकता है अच्छा भी हो जाए तो आंसर्स गलत हो जाते हैं. सो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि विद इन टाइम करें, अच्छे से करें, लेकिन साथ साथ कोशिश ये भी करें कि आप करेक्टली अटेम्प्ट करें. सो पहले क्वेश्चन में दिस बैग इज डैश हैवी टू बी लिफ्टेड, आपके पास ऑप्शंस है सो, वेरी, टू या फिर सो मच. आप अगर पेयर देखें कंजंक्शंस का, इफ़ यू नो कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और आप अगर उनके पेयर को देखें तो नॉर्मली अगर आप जैसे हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आगे आने वाला जो इसका पेयर होगा वो होगा व्हेन या फिर बिफोर. इसी तरीके से एक पेयर होता है जो कि है टू, जिसका आगे का होता है टू. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस पे बेस्ड है. और भी बहुत सारे कंजंक्शंस के पेयर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन विच इज देयर इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में ये जो है दिस बैग इज टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है, टू बी लिफ्टेड, इसका करेक्ट आंसर टू है, क्योंकि ये जो आगे आने वाला टू है इसका पेयरिंग वर्ड जो है वो टू होता है. जैसे हार्डली का व्हेन या बिफोर होता है उसी तरीके से बाकी वर्ड्स, बाकी कंजंक्शंस के भी डिफरेंट होते हैं. जैसे ईदर का और होता है, नीदर का नॉर होता है, वैसे ही हार्डली का व्हेन होता है. सिमिलरली टू का टू होता है. तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है विच इज़ टू.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंगल फिलर्स रिलेटेड है। एक क्वेश्चन कंजंक्शन बेस्ड था, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप गेस करने की कोशिश करिएगा कि कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। द हायर यू गो डैश कूलर इट इज। तो जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ही ठंडा होता जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस में एक तो क्रॉस है, यानी कोई भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में अ है, आर्टिकल अ। थर्ड ऑप्शन में एन है आर्टिकल, और फोर्थ ऑप्शन में द है आर्टिकल। इसमें दो रूल्स लगेंगे। आई होप यू हैव गेस्ड बाय नाउ। सो इसमें दो रूल्स इस तरीके से हैं कि एक तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, ए, एन या द में से, और दूसरा पैरेलल का रूल, पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटेंस में आप इसको फर्स्ट क्लॉज में डिवाइड कर दें, इसको सेकंड क्लॉज में डिवाइड कर दें, और अगर आप ध्यान दें तो दोनों तरफ एक पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको करीब करीब सेम मिलेगी। जैसे ये एक आर्टिकल यूज्ड है, यहाँ पे आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं एक एडजेक्टिव का, जिसमें जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट होता है, वैसे कूल, कूलर, कूलेस्ट होता है। सो अगर इधर ई आर लगा के बना है तो इधर भी ई आर लगा के बना हुआ है। देन यू आर गेटिंग दिस यू, गो, और इधर इट और इस साथ में मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर पैरेलल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन होना चाहिए द हायर यू गो, द कूलर इट इज। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, साथ साथ में पैरेलल स्ट्रक्चर का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिच शुड ऑलवेज हेल्प डैश पुअर। ये भी आपको सामने सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि नाउन में अगर आप कोई आर्टिकल, सॉरी एडजेक्टिव में अगर आप कोई आर्टिकल लगा देते हैं, जैसे कि ब्रिलियंट में द लगा दिया, डेफ में द लगा दिया, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिच लिखा हुआ है और रिच के पहले अगर द लगा दिया तो ये द प्लस वो एडजेक्टिव बन जाता है वो पर्टिकुलर ग्रुप जो कि रिच पीपल का है, विच मे बी इक्विवेलेंट टू रिच पीपल या वेल्दी पीपल। द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल। तो जब आपने इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है कि आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो अगर वहां पर द रिच लिखा हुआ है, यहां पर द पुअर होगा, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक ग्रुप का कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा भी जब भी कभी आप सिलेक्ट करेंगे कोई वर्ब तो आप इसको प्लूरल ट्रीट करके ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिलर है एक बार आप पढ़ लीजिए इसको आराम से। द कोर्ट हैज एब्जॉर्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। इस तरीके के क्वेश्चंस में दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो वोकैबुलरी, वो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वोकैबुलरी नहीं आती है तो उसका मीनिंग क्वेश्चन का, स्टेटमेंट का गलत हो जाएगा। तो आपको एब्जॉल्व का मीनिंग पता होना चाहिए, लेवल का मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड, प्रेपोजिशन। ये क्वेश्चन एक प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि एब्जॉल्व के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगती है या किसी एक पर्टिकुलर वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एब्जॉल्व का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू सेट फ्री, किसी को बरी कर देना, आज़ाद कर देना। टू सेट समबडी फ्री फ्रॉम समथिंग। ये यूजुअली क्राइम रिलेटेड या रिलीजियस सिन रिलेटेड वर्ड होता है, जिसमें आप प्रीस्ट से जाकर बात करते हैं चर्च में और अपने सिन को अब्जॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, या फिर कोर्ट आपको एक्सोनरेट कर दे, बरी कर दे जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उससे। तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है एब्जॉल्व। सो एब्जॉल्व का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, टू सेट समबडी फ्री, जिसका सिनोनिम एक्सोनरेट हो सकता है। सो द कोर्ट हैज़ एब्जॉल्व्ड हिम
यहाँ पे लगनी है एक प्रेपोजिशन जो कि आपका ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, लेवल्ड का मतलब है जो उसके ऊपर लगाए गए थे, जिसकी वजह से वो गिल्टी प्रूव हुआ था। ऑप्शंस में आपको मिल रहा है एब्जॉर्व्ड हिम ऑफ, सेकेंड ऑप्शन है एब्जॉर्व्ड हिम इन, थर्ड है विद एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम। एब्जॉल्व के बाद दो प्रेपोजिशंस लगाई जाती हैं, एक एब्जॉल्व के बाद प्रेपोजिशन लगाई जाती है ऑफ और दूसरी लगाई जाती है फ्रॉम। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में ऑफ है, ऑफ नहीं है, ओ एफ इज नॉट मेंशन्ड इन दी ऑप्शन, तो हम एक और दूसरी प्रेपोजिशन जो अप्रोप्रिएट है और जो लगाई जाती है उसके साथ में वो चूज कर सकते हैं, विच इज फ्रॉम। सो एब्जॉल्व्ड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस जो उसके ऊपर लगाए गए थे, लेवल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन। तो फादर ने थ्रोन यानी सिंहासन जो है वो क्या कर दिया अपने बेटे के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको मिलेगा कि अगर आर लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो सारे वर्ड्स आर लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे और सारे के सारे आपको वर्ब्स मिलेंगे। अगर एडजेक्टिव होगा तो सारे आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे। ये भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्लस टेंस बेस्ड भी, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगना चाहिए वो भी पता होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगेगा या आईएनजी वाला या एस या ईएस वाला फॉर्म लगेगा, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कोई वोकैबुलरी कौन सी करेक्ट होगी। ये वाले क्वेश्चन में इनफैक्ट थोड़ा सा इजी है क्योंकि आपको जो आंसर है उसके अलावा बाकी तीन ऑप्शंस पता होंगे, डेफिनेटली पता होंगे। सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज ऑप्शंस। सो द फादर रिवाइव करना किसी चीज को, रिवर्ट करना जो आप रिवर्ट करते हैं, मेल को रिवर्ट करते हैं, रेलिश करना किसी चीज को रेलिश करना, एंड रिलिंक्विश करना। तो चार ऑप्शंस है। आई होप कि आपको रिवाइव, रिवर्ट और रेलिश का मीनिंग पता होगा, और जिनको रिलिंक्विश का मीनिंग नहीं पता है उनके लिए रिलिंक्विश या फिर रिलिंक्विश जो है ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। रिलिंक्विश्ड हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है गिव अप कर देना या छोड़ देना, त्याग देना जिसको आप कह सकते हैं। सो फादर रिवाइव नहीं करेगा, फादर रिवर्ट नहीं करेगा, रेलिश नहीं करेगा, फादर जो है वो रिलिंक्विश करेंगे थ्रोन को अपने बेटे के लिए। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। ये आपके सामने ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टोल्ड यू कि मैंने क्वेश्चंस को इस सीरीज में अरेंज किया है कि मैंने मिक्स नहीं किए हैं, मैंने पहले सिंगल फिलर्स डाले हैं और उसके बाद मैंने सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रोवाइजेशन वाले क्वेश्चंस डाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। अभी तक हम सिंगल फिलर्स रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो सेंटेंस करेक्शन है। आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है और कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, जिसमें से डी जो है वो नो एरर है। इफ यू फील कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो सेंटेंस रीड आउट कर रही हूं मैं आपके सामने। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। सो क्रिमिनल को डेफिनेटली सर्टेनली हंग किया जाएगा बिकॉज जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सो क्रिमिनल, अब यहाँ पे आपको एरर अगर पता चल रहा हो, सो द क्रिमिनल आई डोंट थिंक कोई भी यहाँ पर एरर मार्क करने वाला है। विल सर्टेनली बी हंग में भी लोगों को एरर नहीं नजर आएगा। बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कोई भी एरर मार्क नहीं करेंगे, बट देयर इज एन एरर। ये नो एरर वाला क्वेश्चन नहीं है। द एरर इज रिलेटेड टू वर्ब, वर्ब टॉपिक से रिलेटेड एरर है, और एरर जो है वो हैंग और हैंग वर्ब्स के बीच का एरर है। इफ़ यू नो, हैंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसके फॉर्म्स हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड भी होते हैं, और इसके फॉर्म्स हैंग, हंग, हंग भी होते हैं। जब भी कभी आपको क्लोथ्स टांगने हो, आपको कोई कीरिंग, कोई की टांगनी हो, आपको कोई पिक्चर टांगनी हो, तो आप यूज़ करते हैं हैंग, हंग, हंग। और अगर आप किसी को फांसी की सज़ा दे रहे हैं
यानी कि यू आर हैंगिंग समबडी टू डेथ, डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं, तब आप वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दोनों ही वर्ब फॉर्म्स का हैंग और हैंग रहता है, बट मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आ रहा है, क्योंकि वो क्रिमिनल से रिलेटेड वर्ड है, क्रिमिनल बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसमें द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी, हंग की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए हैंग्ड। वर्ब फॉर्म करेक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नो एरर। ये भी देखने में बिल्कुल ही करेक्ट लग रहा होगा क्वेश्चन। आइए चेक करते हैं कि इसमें एरर किस टाइप का है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नो एरर यहाँ तक, इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डिवाइडेड है, दो क्लासेस में डिवाइडेड है, दो सेक्शंस में, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब वो ग्रुप्स हैं हैव्स एंड हैव नॉट। अब जिनको नहीं पता है कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हैव्स का मतलब वो लोग जो वेल्दी हैं, जिनके पास एबंडेंट क्वांटिटी में वो जो चीज़ें चाहते हैं वो उनके पास हैं, जो वेल्दी हैं। हैव्स नॉट जो होते हैं, अगर ये वर्ड करेक्ट हैं तो इनका मतलब होता है एज अ नाउन ये यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हैं, बट आपको सेंटेंस करेक्शन में मिल जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आने चाहिए ये नाउन। तो हैव नॉट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए या फिर रहने के लिए, ओढ़ने के लिए चीज़ें नहीं है। बेसिकली इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। पुअर भी आप बोल सकते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन भी बोल सकते हैं। सो अब इस वर्ड के साथ में प्रॉब्लम ये है, एरर भी यहीं पे है, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस में कोई एरर नहीं है। एरर भी इसी पार्ट में है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और एरर ये है कि यहाँ पे आपने हैव्स लिखा है, हैव के बाद एस लगा के बताया है कि ये वेल्दी को डिनोट कर रहा है ये टर्म। तो ये जो वर्ड है ये हैव नॉट्स होना चाहिए, मतलब आप नॉट में एस लगाएंगे ना कि हैव में एस लगाएंगे। एरर यहाँ पे है, किसी किसी जगह पे आपको ये एक हाइफन के साथ भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे ऑफ मेंशनिंग। और अगर बिना हाइफन के भी लिखा हुआ है, सो द मिस्टेक इज कि हैव के बाद एस नहीं लगेगा, नॉट के बाद एस लगेगा, और इसको बोलेंगे हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, क्लियर होगा आई गेस, समझ में आ गया होगा। तो वो सेक्शन जो वेल्दी है और वो सेक्शन जो इकोनॉमिकली वीक है या पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सेंटेंस में उस पार्ट को ढूंढना है जिस पार्ट में एरर है। इफ दे हैव नॉट सीन द म्यूजियम वी हैड बेटर गो देयर टुडे। सो अगर उन्होंने म्यूजियम नहीं देखा है, हमें आज जाना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स रीड इट अगेन। इफ दे हैव नॉट सीन द म्यूजियम वी हैड बेटर गॉन देयर टुडे या गो देयर टुडे। सो हियर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहीं पर प्रॉब्लम चेक करेंगे, गेस करेंगे और यहीं पे कोशिश करेंगे देखने की। सो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, सो हैड बेटर लिखा हुआ है, एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हैड बेटर होता है, हैड बेटर, वुड रादर, हैड्स, वुड रादर, हैड और वुड के साथ अगर बेटर, रादर और सूनर लगा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे वर्ड्स के बाद में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन सारे वर्ड्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, सो दिस इज रादर। अगर आपको इसके बाद में दो ऑप्शंस में चूज करना है, यानी दो चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे ही had better work than sleep। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई सेंटेंस है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन बीच में ये than लगेगा और दोनों जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। He had better work than sleep।
ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है जिसमें आप हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दिस इज नॉट दैट कि आप बेटर को इग्नोर कर दें और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें। नो, ये हैड बेटर है और हैड बेटर के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सो हियर ऑल्सो इन दिस सेंटेंस दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट सेंटेंस। अगर आप इसमें सी मार्क करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट शुड बी अ नो एरर वन। इफ दे हैव नॉट सीन द म्यूजियम वी हैड बेटर गो देयर टुडे, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इन केस वी हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन वी वुड हैव गॉट देयर ऑन टाइम बट वी वर लेट एंड नो एरर इज गिवन। आइए इसको समझते हैं। इन केस और वुड हैव, इस पे ध्यान देते हैं। आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि जब भी आप सेंटेंस पढ़े आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए। अगर आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ज़रूर क्लिक करेगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ को आपको ढूंढना है। सो जैसे मैंने अगर सेंटेंस पढ़ा है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले इन केस और वुड हैव क्लिक किया है। सो क्योंकि मैंने इन केस और वुड हैव पे अंडरलाइन किया है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट। मैंने इससे पहले भी बताया है कि सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो क्लॉजेज होते हैं और उसमें आप इफ़ के साथ में हैड लगाते हैं और आगे में आप वुड हैव लगाते हैं, और दोनों ही कंडीशंस में क्योंकि हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगता है और वुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगता है तो दोनों ही कंडीशंस में थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें और आपने पढ़ रखा हो तो इफ़ जैसा ही इन केस होता है वैसा ही प्रोवाइडेड होता है, उसी तरीके से बाकी भी वर्ड्स होते हैं जो एज अ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसका फर्स्ट क्लॉज यहाँ पे फिनिश हो रहा है और सेकेंड क्लॉज जो है वो वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो इन केस वी हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन, अब ये जो इन केस है आप इसको इफ़ समझ लें। सो इफ़ वी हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन, एरर कहाँ पे है? इफ़ के बाद में हैड लगना चाहिए। सो इफ़ या इन केस वी हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन, आगे में लगा है वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड है जो कि है गॉट, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। सो वेयर इज द एरर? एरर इज ओवर हियर। इन केस वी हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी वुड हैव गॉट देयर ऑन टाइम बट वी वर लेट। इस तरीके से सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। जिस तरीके से हमने प्रीवियस किया है उसी तरीके से इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, नो एरर टिल हियर, द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन्ड। तो लीडर ने कहा उसको सुनना चाहिए या फिर उसको सुना जाना चाहिए। तो अगर आपका हिंदी ट्रांसलेशन निकल रहा है सुना जाना चाहिए तो उसका मतलब है किसी के द्वारा सुना जाना चाहिए, बाय सम एजेंट, विच मेक्स दिस सेंटेंस अ पैसिव सेंटेंस। और अगर ये पैसिव सेंटेंस है और वैसे भी लिसन जो वर्ब होता है, आई हैव मेड इट वेरी क्विक एंड ईजी फॉर यू, बहुत ही जल्दी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। सो लिसन जो वर्ब होता है उसके बाद टू एज अ प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अभी रिसेंट ईयर के पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया गया है कि लिसन टू म्यूजिक होता है, लिसन टू द न्यूज़ होता है, लिसन के बाद टू लगाना इंपॉर्टेंट है एज अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है इसीलिए लिखा हुआ है शुड की जगह पर शुड बी लगा हुआ है। एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो शुड का शुड बी हो जाता है और शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है, विच इज़ नॉट एन इशू, वहाँ तक करेक्ट है। लेकिन लिसन्ड के बाद में टू नहीं लगा है एंड इट इज़ नॉट इनअप्रोप्रिएट, नॉट एट ऑल इनअप्रोप्रिएट अगर आपका सेंटेंस टू पे ख़त्म हो रहा है तो। ऐसी कंडीशंस में प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट होती है और पैसिव वॉइस में चेंज करने पर भी वी शुड नेवर स्किप द प्रेपोजिशन। दिस इज अ रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्टिव वॉइस को जब भी आप पैसिव में चेंज करें एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन प्रेजेंट इन द सेंटेंस, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसके बिना सेंटेंस नहीं बनाएंगे, वो प्रेपोजिशन उसमें ज़रूर आएगी। सो कीप दैट इन माइंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फिलर्स के थे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस करेक्शन के थे या इम्प्रोवाइज करने के लिए थे। अभी ये 5 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट कराने जा रही हूँ, दीज आर द मिक्स्ड वंस। आइए अब मिक्स्ड क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में जो पहला क्वेश्चन है, विच इज फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पर्निशियस। द वर्ड इज पर्निशियस और पर्निशियस वर्ड के हम सिनोनिम देखने जा रहे हैं, जो भी बेस्ट सिनोनिम होगा। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि पर्निशियस की मीनिंग क्या है और इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, जिसमें से 2 वर्ड्स ईजी हैं जो कि है ओपन और अनडिसाइडेड। अगर ये वर्ड्स होते हैं सो दैट मेक्स योर टास्क ईजी और आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर है। बट लेट्स सी दीज 3 वर्ड्स फर्स्ट। तो पहला वर्ड है पर्निशियस, जो कि पता होना इंपॉर्टेंट है। पर्निशियस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आप इसको अदर वर्ड्स में बेनफुल कह सकते हैं, यू कैन से सटल ऑल्सो इन वन सेंस, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत धीमे धीमे लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से स्प्रेड करिए, इंजूरियस तरीके से स्प्रेड करिए, दैट्स वाई वो सटल है। वो डेडली हो सकती है। सो एनीथिंग दैट इज डेडली विच इज एक्सीडिंगली हार्मफुल, बेनफुल है, डेडली है, सटल है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पर्निशियस। और इससे रिलेटेड अगर आप वर्ड देखें तो नॉक्शियस भी हो सकता है, क्योंकि नॉक्शियस का मतलब भी सेम होता है। इलिसिट देख लेते हैं। इलिसिट वर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है, इलिसिट वर्ड यूज़ किया जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मॉरली करेक्ट नहीं है या लॉ के टर्म्स में करेक्ट नहीं है। सो एनीथिंग यू डू जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, जो रूल्स के खिलाफ है, वो चीज़ इलिसिट होती है। हिंदी में इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो इलिसिट ड्रग्स हो सकते हैं, इलिसिट ट्रेड हो सकता है, कोई भी ऐसा ट्रेड जो लॉ में मतलब उन ग्राउंड्स पर आप नहीं, लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो वो है इलिसिट। तो इलिसिट ड्रग्स हो सकते हैं, ट्रेड भी हो सकता है और इलिसिट चाइल्ड भी हो सकता है। अगर आप हिंदी में वर्ड नाजायज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सो दैट ऑल्सो इज इलिसिट। तो इलिसिट वहाँ पर भी यूज़ होता है और इलिसिट इस जगह पर भी यूज़ किया जाता है और दोनों ही जगहों पर उसका जो मीनिंग है वो करेक्ट है, दैट इज़ इलिसिट। तो इलिसिट तो कहीं से भी पर्निशियस का सिनोनिम नहीं है एंड ओपन एंड अनडिसाइडेड भी नहीं है। द वर्ड इज नॉक्शियस जो कि इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मैं रीड आउट कर रही हूँ स्टेटमेंट आपके सामने, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड है। The depository where state records and documents are preserved. ऐसी डिपॉजिटरी वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पे चीज़ों को संग्रहालय कह सकते हैं आप, जिनको स्टोर किया जाता है जहाँ पे चीज़ों को, उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। सो डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, जहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? म्यूजियम, लाइब्रेरी, एम्पोरियम या फिर आर्काइव। अगर आप म्यूज़ियम, हम सब जानते हैं म्यूज़ियम जो कि ओपन फॉर ऑल होता है ज़्यादातर करके, और वहाँ पर भी चीज़ों को रखा जाता है, बट कुछ ऐसी जगह होती है, लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं। एम्पोरियम जो होता है वहाँ पे मर्चेंडाइज, एम्पोरियम इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, यू कैन से, इसको आप डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं, जहाँ पे यू विल गेट टू सी कलेक्शन, बहुत सारा मर्चेंडाइज आपको दिखेगा, बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड, उसको बोलते हैं एम्पोरियम। और 4th वर्ड जो है विच इज़ आर्काइव, जिसको बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको प्रिजर्व करने के सेंस में स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोला जाता है आर्काइव। सो ऐसी डिपॉजिटरी जहाँ पे स्टेट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, इट इज़ नॉट एम्पोरियम, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इट इज़ आर्काइव। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनी, इम्प्रोवाइज द फॉलोइंग सेंटेंस, मनी बिगॉट मनी। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते रहते हैं, तो आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा। एंड द सेंटेंस इज नॉट मनी बिगॉट मनी, इट इज़ मनी बिगेट्स मनी, और ये चेंज नहीं होता है।
जो आपके ईडियम्स होते हैं उसकी एक खासियत होती है कि वो चेंज नहीं होते हैं, वो जैसे वैसे ही लिखे जाते हैं। उसी में से ये भी है, मनी बिगेट्स मनी, और ज़्यादातर करके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में आपको मिलेंगे। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मनी बिगेट्स मनी, इसी तरीके से हेल्दी माइंड रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी, इस तरीके के जितने भी होते हैं वो आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगे और उसके टेंसेस चेंज नहीं किए जाते हैं। सो इसको अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है तो आप टेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे कि मनी विल बिगेट मनी हो। अच्छा, बिगेट का जो मतलब होता है वो होता है टू गिव बर्थ टू समथिंग। तो मनी अगर आपके पास है तो पैसे से और पैसा बढ़ता है। सो मनी इफ़ यू हैव, उससे और पैसा आता है, और पैसा आता है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो मनी बिगेट्स मनी। सो मनी के साथ में यहाँ पर दिस इज द राइट ऑप्शन दैट यू कैन चूज। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। अब देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस को देखिए, अंडरलाइंड वर्ड है कैनवस। कैनवस के ही मीनिंग के सेंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कि है एडवर्टाइज, कैनवस, कैनवासिंग और नो इम्प्रूवमेंट। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसी वर्ब की तो बात की जा रही है, जो आपको पता है या नहीं पता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो एक तो कैनवस होता है जिस पे आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं, या बहुत बड़ा सा कैनवस है जो आपको मिला हुआ है, सो दैट इज़ अ कैनवस। एडवर्टाइज करना सबको पता है। और एक कैनवस जो होता है CANVA, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बाय द वे। सो एक है CANVAS और एक है CANVASS, ठीक है। सो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है वोट मांगना, जब आप वोट मांगते हैं। सो शी हैज़ डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। सो कैनवस का कैनवस्ड हो जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है एंड उसके बाद टू लगा के आप यूज कर रहे हैं। सो द बेटर वर्ड, आई मीन द वर्ड शुड बी कैनवस, ये वाला विद 2 बार जिसमें एस आएगा लेटर, वो वाला करेक्ट वर्ड है, ना कि ये वाला विच इज़ बोर्ड और अ क्लॉथ और एनीथिंग जिसको आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कैनवस, जिसको आप ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइज से बेटर है क्योंकि कैनवस का मतलब ही है वोट मांगना, तो इसलिए बेटर वर्ड जो है वो यही जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के लिए शी हैज़ डिसाइडेड टू कैनवस। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और अ फ्रेज गिवन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक इडियम या कोई फ्रेज दिया हुआ है, ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लायंस शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये है आपका इडियम या फ्रेज जिसका आपको अल्टरनेटिव चूज करना है कि कौन सा इसका अल्टरनेटिव हो सकता है या इसका मीनिंग कौन सा है, आप ये भी कह सकते हैं। सो उसको हमेशा ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लायंस शेयर। लायंस शेयर कैसा शेयर होता होगा आप समझ ही रहे होंगे इस फ्रेज से। सो एन इक्वल शेयर, अ मेजर शेयर, एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट, या फिर द मिनिमम शेयर। सो ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि लायंस शेयर है तो छोटा सा नहीं होगा। इक्वल शेयर का मतलब है बराबरी का हिस्सा, विच इज अगेन नॉट अप्रोप्रिएट। आंसर होगा ये अ मेजर शेयर। ही ऑलवेज सीम्स टू गेट अ मेजर शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं द लायंस शेयर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड दीज वर सम क्वेश्चंस जो इंग्लिश में अगर आप देखें तो नॉर्मली पेपर में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे, ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस थे जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस देखते रहिएगा और आपको बाकी के क्वेश्चंस भी ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन या बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।